हाँ जी, नमस्कार। हम क्या पढ़ रहे थे? हमने आरटी 2009 स्टार्ट की थी कल। आरटी 2009 में बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि कहाँ से इसका ओरिजिन है, कहाँ तक ये है, कैसे कैसे ये आई, कौन कौन से आयोग बने, कौन कौन से आयोगों ने क्या क्या इसमें किया। उसके बाद कल हमसे रह गई थी इसकी जो धाराएं हैं। अध्यायों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। इसमें कितने अध्याय है टोटल? 7। 7 अध्यायों के अंदर इसमें टोटल 38 धाराएं आती हैं। कितनी धाराएं आती हैं? 38। चलो तो स्टार्ट करते हैं इन धाराओं को। आरटी 2009 नाम आपको सभी को याद है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसके बाद पहला अध्याय है। पहले अध्याय का नाम क्या है? प्रिलिमिनरी, प्रारंभिक। प्रारंभिक में 2 धाराएं आती हैं, धारा 1 और धारा 2। पहली धारा में परिचय व विस्तार बताया गया है। क्या बताया गया है? परिचय व विस्तार। जो आरटीई है इसका जो परिचय है वो बताया गया है कि आरटीई का नाम क्या है, पूरा नाम है। जो कल हमने जो नाम डिस्कस किया था, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसका जो हमें जानकारी है इसकी, वो हमें परिचय में मिलती है। उसके बाद इसका विस्तार। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कौन कौन से बालकों पर ये लागू होता है। इसमें बताया गया है ये कौन कौन से बालकों पर लागू होता है। ये होता है 6 से 14 वर्ष के बालकों पर लागू। जो बालक है इसमें बताया गया है केवल बालकों पर लागू होता है। अब जो बालक है ये कितने वर्ष से कितने वर्ष तक का है, इसके बारे में इससे अगली जो धारा है उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि जो बालक है इसकी उम्र कितनी से कितनी मानी गई। ठीक है, जनरली हम बालक मानते हैं 18 वर्ष तक, लेकिन जो आरटी है इसके अनुसार जो बालक है वो 6 से 14 वर्ष तक माना गया है। 6 से कितने? 6 से 14 वर्ष। जो विस्तार है उसमें एक तो ये बालक के बारे में बताया गया है, बालकों पे लागू होती है। कौन कौन से बालकों पे लागू होती है इसमें बताया गया है। CWSN हमने जो विविध अधिगमकर्ता पढ़े थे उनमें CWSN चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स के बारे में पढ़ा था। वो बच्चे जिनको हम एडिशनली कोई सुविधाएं प्रदान कर दें, कोई एडिशनली सुविधाएं दे दें, तो वो बच्चे कोई भी शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें कुछ अच्छा कर सकते हैं, कर सकने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, CWSN के बारे में बता दिया। तो इसमें बताया है कि जो ये धारा है ये CWSN बालकों पर भी लागू होती है, सामान्य बालकों पर भी लागू होती है, दुर्बल वर्ग के और वांछित वर्ग के सभी पर ये लागू होती है जो 6 से 14 वर्ष की आयु के हैं। पहली में बताया गया है ये। उसके बाद है दूसरी धारा। दूसरी धारा में इसकी जो शब्दावली है, जो इसके शब्द हैं उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, शब्द कैसे? जैसे इसमें शब्द होगा बालक, बालक का बताया गया है डिस्क्राइब करके कौन सा है। आरंभिक शिक्षा, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार, विद्यालय, विद्यालय के दायित्वों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसी प्रकार जो शब्दावली में सबसे पहला आता है जो हमारे लिए जरूरी है वो है बालक। ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया है। बालक क्या माना गया है इसमें? 6 से 14 वर्ष की आयु तक का। ठीक है, उसके बाद इस चीज में हम गलती कर देते हैं एक जगह आके। आरंभिक शिक्षा, आरंभिक शिक्षा, शिक्षा और 2 शब्द और चलते हैं। एक होती है प्राथमिक शिक्षा, एक होती है उच्च प्राथमिक शिक्षा। तो ये जो आरंभिक शिक्षा है इसी के अंतर्गत दोनों आते हैं, प्राथमिक, प्राथमिक और दूसरा है उच्च प्राथमिक। अब ये है जो इसके बारे में आरटीई में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। जो प्राथमिक व उच्च प्राथमिक है इसके बारे में बताया गया है जो मैंने कल आपको बताया था। आरटीई नियमावली 2011 राजस्थान सरकार ने बनाई है, उसमें इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है,
आरटीई 2009 में वास्तविक रूप से आरंभिक शिक्षा के बारे में डिस्क्रिप्शन है। और आरंभिक शिक्षा क्या है? 1 से 8 तक के बालकों की शिक्षा। पहली क्लास से 8वीं तक के बालकों को कौन सी शिक्षा में लिया है इन्होंने? आरंभिक शिक्षा में। उसके बाद समुचित सरकार। समुचित सरकार क्या है? सम धन उचित सरकार, यही है ना। समुचित सरकार का मतलब ये है, कहीं वो केंद्र सरकार होगी, कहीं वो राज्य सरकार होगी। मैंने कल आपको बहुत अच्छे से बताया था, जो केंद्रीय विद्यालय हैं, एनवीएस, केवीएस, ये जो विद्यालय हैं, इनको कौन सी सरकार चलाती है? केंद्र सरकार। और जो हमारे राजस्थान के जो जितने भी विद्यालय हैं, तो आरबीएससी बोर्ड के अंदर आते हैं। राजस्थान शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अंदर जो आते हैं, उनकी जो समुचित सरकार है वो कौन सी है? राजस्थान सरकार। अब जो ये शिक्षा है, ये है समवर्ती सूची का विषय। तो इसमें जो पैसों का लेन देन होगा, जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, वो दोनों सरकारें मिलकर करती हैं। कितना कौन सी सरकार देती है, इसके बारे में भी धारा आएगी, उस धारा में विस्तार से बताया गया है। ठीक है, अभी के लिए वंचित वर्ग, समुचित सरकार समझ गए। उसके बाद वंचित वर्ग, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ये सभी क्या हैं? वंचित वर्ग। ऐसे वर्ग, ऐसी जातियां जो किसी भी कारणवश वंचित रह गई हैं शिक्षा से। ठीक है, उसके बाद दुर्बल वर्ग। दुर्बल वर्ग और वांछित वर्ग दोनों में इतना डिफरेंस है, बस जो दुर्बल वर्ग है, इसके लिए केंद्र सरकार ने जो वो बनाई है ना कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, वो इसी के लिए बनाई है। दुर्बल वर्ग का मतलब है जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार ने जो न्यूनतम आय निश्चित कर रखी है, उस आय से अगर कम उसकी आय है तो वो कौन सा वर्ग में आएगा? दुर्बल वर्ग में। ठीक है, पहला अध्याय हो गया, 2 धाराएं पढ़ ली। उसके बाद है दूसरा अध्याय। दूसरे अध्याय का नाम क्या है? शिक्षा का अधिकार। इसमें कितनी धाराएं हैं? 3 से 5 तक। केवल कितनी धाराएं? 3 धाराएं। इसमें क्या है? तीसरी धारा है इसमें है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। इसमें क्या बताया गया है? निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के बारे में बताया गया है। जो ये शिक्षा है जो दी जाएगी, ये कैसे दी जाएगी? निःशुल्क और अनिवार्य रूप से सभी को लेनी ये जरूरी है, जो ये बच्चे हैं। उसके बाद तीसरी धारा है। अब देखो इसको एक पहले तो ये समझ लो इस धारा में क्या है, फिर इसको एक याद रखने का एक आसान सा तरीका बताऊंगा आपको, है ना। ट्रिक नहीं है हमारे पास है तरीका। धारा 4, ड्रॉप आउट बालकों को उम्र के अनुसार प्रवेश मिल सके। ठीक है, ड्रॉप आउट बालक कौन से? ऐसे कोई बच्चे जिनकी उम्र 6 वर्ष से अधिक हो गई, लेकिन वो किसी कारणवश स्कूल नहीं जा पाए। जैसे वो होते हैं ना, एक वो वर्ग होता है गाड़िया लोहार जिनको बोलते हैं, उनका क्या है कि 6 महीने यहाँ रहे, उसके बाद 6 महीने कहीं और रहे, तो उनके जो बालक हैं वो शिक्षा एक विद्यालय में पूरी नहीं कर पाते, तो वो ड्रॉप कर जाते हैं। तो जैसे ही वो और कहीं जाएंगे वहाँ भी उनको प्रवेश मिल सके, उनकी जो व्यवस्था है उसके लिए धारा 4 में डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, इसमें है आयु के अनुसार प्रवेश मिलेगा। कोई बच्चा 15 वर्ष का हो गया, 15 वर्ष तक तो यह लागू है ही नहीं, कोई बच्चा 13 वर्ष का हो गया, उसने एडमिशन ही नहीं लिया अभी तक, तो क्या उसको पहली क्लास में बैठाएंगे? नहीं बैठा सकते ना। क्यों नहीं बैठा सकते? क्योंकि आरटीई 2009 मना करता है, ये बोलता है उसकी उम्र के अनुसार उसको कक्षा में बैठाइए। अगर कोई बच्चा 13 वर्ष का है तो उसको कौन सी क्लास में बैठाएंगे? कौन सी क्लास में हो गया वो? 7वीं क्लास में। अब अगर वो पहली क्लास, दूसरी क्लास से लेकर 6 तक उसने क्लास अटेंड ही नहीं की और उसको डायरेक्ट 7वीं क्लास में बैठाएंगे, तो फिर प्रॉब्लम आएगी या नहीं आएगी? आएगी। उस प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए इन्होंने जो स्थानीय प्राधिकारी और जो स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको ये दायित्व दिया है कि इनको कैसे भी करके एक्स्ट्रा क्लासेज वगैरह लेकर के इनको उन्हीं में सम्मिलित किया जाए। इसी शिक्षा को समावेशी शिक्षा नाम दिया कि सभी का समावेश एक साथ किया जाए कैसे भी करके। ठीक है, उसके बाद धारा 5 में टीसी देने से मना नहीं कर सकता कोई भी सरकारी। ये एक तो जो आरटी है ना,
सरकारी और निजी दोनों विद्यालयों पर लागू होता है। ठीक है, निजी विद्यालयों की जो पहली क्लास है उसकी 25% सीटों पर होता है और सरकारी विद्यालयों में 100% सीटों पर लागू होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोई भी विद्यालय, अगर कोई बच्चा किसी विद्यालय से दूसरे विद्यालय में अपना एडमिशन लेना चाहे तो कोई भी विद्यालय बच्चे को टीसी देने से मना नहीं कर सकता और ना ही सामने वाला विद्यालय टीसी के अभाव में उसका एडमिशन रोक सकता। ठीक है, अब याद करने का क्या है, इसका याद करने का ये है, सबसे पहले फ्री और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बताया, उसके बाद जब बता दिया उसके बाद क्या होगा, प्रवेश, उसके बाद प्रवेश होगा। इसमें पहले बताया, उसके बाद क्या हुआ, प्रवेश, प्रवेश के बाद क्या होगा, टीसी लेगा। प्रवेश से पहले कोई टीसी ले सकता है क्या, नहीं ले सकता ना। 3, 4, 5 पहले बताया या अवगत कराया या जानकारी दी, उसके बाद प्रवेश के बारे में, उसके बाद टीसी के बारे में। ठीक है, आ गया समझ में। उसके बाद अगला अध्याय, अध्याय 3, समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकार और अभिभावकों के क्या हैं, कर्तव्य। कर्तव्य और दायित्व दोनों में अंतर है, ये आप ध्यान रखना है ना। इसमें है धारा 6 से धारा 11 तक। जो समुचित सरकार है, समुचित सरकार मैंने आपको बता दिया अभी, कहीं केंद्र सरकार कहीं राज्य सरकार। उसके बाद स्थानीय प्राधिकार, इसके बारे में भी जो शब्दावली है धारा 2 में उसमें बताया गया है। स्थानीय प्राधिकार बोले तो लोकल बॉडीज, लोकल बॉडीज में क्या क्या आता है, जो अपने वार्ड का वार्ड पंच है वो भी लोकल बॉडी है, सरपंच है वो भी लोकल बॉडी है। उसके साथ ही जो शिक्षा के जो पदाधिकारी हैं, जैसे अपने पंचायत शिक्षा अधिकारी, उसके बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ये सभी क्या है, लोकल बॉडीज। ये सभी इस पे निगरानी भी रखती रहती हैं, इनके जो कर्तव्य हैं वो निश्चित किए हैं। उसके बाद धारा 6, अध्याय 3 में ही है, पहली धारा है धारा 6, विद्यालय की स्थापना। इसमें बताया गया है कि किसी भी विद्यालय की स्थापना कितने बच्चों पर, कितनी दूरी पर की जानी चाहिए। इसमें क्या बताया है, कितनी दूरी पर की जानी चाहिए, कितने बच्चे चाहिए, क्या चाहिए किसी स्कूल की स्थापना करने के लिए। कौन से स्कूल की, सरकारी, सरकारी जो स्कूल है उसकी स्थापना करने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, क्या एलिजिबिलिटी चाहिए। उसके लिए कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 1 से 5 तक का जो विद्यालय है, जिसे राजस्थान में क्या बोलते हैं, प्राथमिक विद्यालय। जो ये विद्यालय हैं प्राथमिक विद्यालय, इनकी स्थापना के लिए 1 किलोमीटर के अंतर में ये विद्यालय होंगे। कितने में, 1 किलोमीटर के। अब आप एक बात बताओ, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, तो हर 1 किलोमीटर में अगर विद्यालय बनेगा तो कितने विद्यालय बन जाएंगे, बहुत सारे बन जाएंगे ना। तो इसीलिए इसका भी एक तोड़ है, हर 1 किलोमीटर पे नहीं बनेंगे। तो कैसे बनेंगे कि 20 बच्चे कितनी उम्र के, 11 वर्ष तक के, 6 से ज्यादा है उनकी उम्र, और 11 वर्ष तक, 6 से 11 वर्ष तक की जो उम्र के हैं, वो अगर 20 बच्चे यहाँ अवेलेबल हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो जैसलमेर में हो, चाहे वो भरतपुर में हो, चाहे वो डीग में हो, चाहे अलवर में हो, चाहे कोई जंगल में हो, चाहे कोई गांव में हो, चाहे कोई शहर में हो, क्या है, 1 किलोमीटर के क्षेत्र में क्या होने चाहिए, 20 बच्चे। कैसे बच्चे, जिनकी उम्र 6 से और 11 वर्ष के बीच में हो। अगर ऐसे बच्चे कहीं भी जुड़ते हैं, वहां पे एक प्राथमिक विद्यालय 5वीं तक का विद्यालय खोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद कक्षा 6 से 8 तक के लिए क्या है भाई, 1 से 5 तक की एलिजिबिलिटी तो आपने जान ली, 1 किलोमीटर के दायरे में 20 बच्चे हों 6 से 11 वर्ष तक के, तो एक विद्यालय बन जाएगा वहां पे। अगर 6 से 8 तक के विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय की बात करें तो क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए 3 किलोमीटर का एरिया लिया है। कितना, 3 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कोई भी 1 से 5वीं तक का पढ़ने वाला बालक 1 किलोमीटर से अधिक दूर पैदल नहीं जाएगा।
और इसमें 3 किलोमीटर से अधिक दूर नहीं जाएगा। अब जो ये है 6 से 8वीं तक के 3 किलोमीटर का एरिया के साथ साथ दूसरी एलिजिबिलिटी है इसमें 30 स्टूडेंट। इसमें कितने स्टूडेंट चाहिए? मिनिमम 30 स्टूडेंट। उम्र क्या होनी चाहिए? 14 वर्ष से कम या 14 वर्ष तक। अब जो 6 से 8वीं क्लास में जो बालक होंगे उनकी आयु 6 से अगर आप काउंट करोगे तो इसमें आएगा निकल के 11 से लेकर 14 वर्ष तक। 11 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे अगर 30 अवेलेबल हैं कहीं भी तो वहां पे क्या बनाया जाएगा? 6 से 8वीं तक का एक स्कूल। कितने कितने एरिया में? 3 किलोमीटर के दूर दूर। अगर 3 किलोमीटर थे, मैडम बैठ जाओ, कोई दिक्कत। उसके बाद धारा 7। धारा 7 में क्या है? केंद्र व राज्य सरकार के बीच में जो पैसे देने की बात है, केंद्र सरकार कितने पैसे देगी और राज्य सरकार कितने पैसे देगी, कोई विद्यालय खोलने में या कोई और एक्सपेंसेस जो होते हैं, कोई भी खर्चा है उसमें केंद्र सरकार व राज्य सरकार कितना कितना पैसा देंगी। जब RTE 2009 लागू किया था उस टाइम पे बनाया था 55:45। कितना बनाया था? 55:45 बना दिया। उसके बाद जो समसा है, समसा सुना है आपने? समसा क्या है? समग्र शिक्षा अभियान। क्या है? समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान। इसके अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान, इसके अंतर्गत बताया गया है जो अनुपात है वो ऐसे होगा 60:40। मतलब ये है अगर किसी विद्यालय में 1000 रुपये का खर्चा आया कोई भी कार्य को लेकर तो 600 रुपये तो देगी केंद्र सरकार और 400 रुपये कौन खर्च करेगा? राज्य सरकार। अगर 10 रुपये का खर्चा आया तो 6 रुपये कौन देगा? केंद्र सरकार और 4 रुपये राज्य सरकार। अच्छा साहब, उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं, नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, 7 बहनें जिनको बोला जाता है, उन राज्यों में 90% कौन देगा? केंद्र सरकार। वो राज्य कितना देंगे? 10%। ठीक है। उसके बाद समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद धारा 8। धारा 8 में समुचित सरकार के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। धारा 6 में विद्यालय की स्थापना कर दी। धारा 7 में क्या हुआ? एक्सपेंस, खर्चे। उसके बाद धारा 8 समुचित जो सरकार है उसके कर्तव्य। समुचित सरकार मैंने आपको बताई दी, कहीं राज्य सरकार कहीं केंद्र सरकार। उसके बाद धारा 9 में अब इसके कर्तव्य क्या हैं, ये बहुत बड़ा उल्लेख है, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमको केवल ये जानना है धारा 8 के अंदर क्या है? समुचित सरकार के कर्तव्य। अब कर्तव्य हैं क्या? कर्तव्य ये हैं, अगर कोई विद्यालय नहीं है तो क्या करेंगी सरकारें? विद्यालय बनवाएंगी। अगर किसी विद्यालय में छात्र और शिक्षक का अनुपात मेंटेन नहीं हो रहा है तो वो क्या करेंगी? वो अनुपात मेंटेन करेंगी। उसके बाद जो खर्चा हुआ है वो खर्चा देंगी अपना अपना। हाँ तो इसके बारे में। उसके बाद धारा 9, इसमें स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्य हैं। स्थानीय प्राधिकार में जैसे ग्राम पंचायत में अपने जो वार्ड पंच वगैरह हैं वो भी आते हैं, सरपंच भी आते हैं, और जो शिक्षा के लेवल पे जो बनाए गए हैं ना प्रारंभिक वो पंचायत शिक्षा अधिकारी। पंचायत शिक्षा अधिकारी वो होता है अपनी कोई एक पंचायत में एक 12वीं तक का स्कूल होता है, उसका जो प्रिंसिपल होता है उसको प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी बोलते हैं, PEO। ठीक है। वो BO DO ये जितने भी हैं ये लोकल बॉडीज में आते हैं, जो इनका जो कर्तव्य है इनकी समय समय पर विद्यालयों का निरीक्षण वगैरह करना, उनके बारे में बताया गया है 9 धारा में, है ना। उसके बाद धारा 10, इसमें बताया गया अभिभावकों के कर्तव्य। अब अभिभावकों के क्या कर्तव्य हो सकते हैं? अभिभावकों के कर्तव्य, अभिभावक बोलते किनको हैं? माता पिता या कोई और संरक्षक। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? अभिभावक। इनके क्या कर्तव्य हैं? कोई बच्चा है उनका 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र के बीच का, उसको वो एडमिशन नहीं दिला रहे तो उनका कर्तव्य है वो उसको एडमिशन दिलाएं।
ठीक है। एडमिशन दिलाने के साथ साथ वो अपना कोई विद्यालय नहीं जा पा रहा है, कोई समस्या आ रही है तो उसका निराकरण करें। जो घर के स्तर के कार्य हैं वो दायित्व किनके हैं? माता पिता या संरक्षकों। उसके बाद धारा 11, 3 से 6 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करें राज्य सरकारें। अब देखो, हमने आरटी 2009 में क्या पढ़ा था? बालक 6 से 14 वर्ष तक। अब जो प्री स्कूल होते हैं ना, जो छोटे प्ले स्कूल बोलते हैं जिनको, उनमें होता है कि जो पहली क्लास से पहले 3 क्लासें होती है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, उन क्लासों की जो शिक्षा है वो भी होनी चाहिए। वो कैसे होनी चाहिए? उसकी व्यवस्था करेगी राज्य सरकार स्पेशली। उसी को, इसी धारा को, धारा 11 को, तो अध्याय 3 की धारा 11 है आरटी 2009 की, इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे राजस्थान में अभी पिछले 2-3 साल में एक बहुत बड़ा वो हुआ है इनोवेशन। उसमें क्या हुआ है, जो वो है ना आंगनबाड़ी केंद्र, वो सभी केंद्र कहाँ स्थापित कर दिए? प्राथमिक विद्यालयों में। प्राथमिक जो स्कूल हैं 1 से और 5 तक या 8वीं तक के जो स्कूल हैं उनमें ट्रांसफर कर दिया है उनको, क्योंकि 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था होगी उनमें। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या तो हो ही नहीं सकती, अगर हो तो कमेंट बॉक्स खाली है। अध्याय 4, विद्यालय व शिक्षकों के दायित्व। इसमें क्या है? पहले में वो कर्तव्य थे, इसमें आ गए दायित्व। किसके दायित्व? विद्यालय के और शिक्षकों के। विद्यालय और शिक्षक क्या क्या दायित्व निभाएंगे अपने। ठीक है, इसमें है सबसे पहले धारा 12। धारा 12 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकारी विद्यालय के साथ साथ निजी विद्यालयों में प्रथम कक्षा की संख्या के 25% जगह हैं जो वो खाली रखनी होंगी। किन के लिए? गरीब व निशक्त। गरीब व निशक्त क्या हैं? या तो चाइल्ड विद स्पेशल नीड है, कोई बच्चा कोई जैसे डिसेबिलिटी का शिकार है शारीरिक रूप से, कोई दिव्यांग है तो उसको, और गरीबों को, जो वंचित वर्ग है उसको भी, दुर्लभ वर्ग है उसको भी, और CWSN है उनको भी। तीनों प्रकार, चारों प्रकार के जो बच्चे हैं इनके लिए क्या करेंगे? जो निजी विद्यालय हैं उसकी जो पहली क्लास है उसकी 25% सीट, हर क्लास में नहीं, केवल पहली क्लास। कैसे? जैसे कोई स्कूल है 1 से 8वीं तक का, कैसा स्कूल है? निजी। ठीक है, अब इसमें कोई बच्चा आए 8वीं क्लास में एडमिशन लेना है किसी बच्चे को, वो आए कि भाई 25% सीट रिक्त रहती है, हमको एडमिशन दीजिए, तो इसमें एडमिशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनमें जो एडमिशन मिलता है वो केवल पहली क्लास में मिलता है, फर्स्ट क्लास में मिलता है। ठीक है, फर्स्ट क्लास में कैसे? जैसे अगर 100 बच्चे हैं तो 25 बच्चे उनमें से कैसे पढ़ेंगे? फ्री। कितने? 25%। अब दूसरी क्लास में भी 25% फ्री है, लेकिन उनका एडमिशन कब हुआ है? पहली क्लास में। अगर उनमें से कोई बच्चा ट्रांसफर करवा लेता है, अपनी TC ले जाता है, उसकी जगह खाली हो जाती है, चाहे वो कोई सी भी क्लास में हो, उसमें एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद धारा 13, अनुवीक्षण प्रक्रिया पर रोक। अनुवीक्षण क्या होता है? जो निजी विद्यालय थे वो क्या करते थे, कोई भी बच्चे का एडमिशन लेने से पहले क्या करते थे? टेस्ट लेते थे बच्चे का। जब टेस्ट देगा वो पास करेगा तभी उसको एडमिशन मिलेगा। जितने कक्षा के हिसाब से उनके टेस्ट बनाए जाते थे, जिस कक्षा का वो टेस्ट उत्तीर्ण करेगा उसी कक्षा में उसको एडमिशन मिलेगा। इसमें उम्र को भी नहीं देखते थे वो, और ना ही बच्चे को ऐसे देखते थे कि मतलब कहाँ से आया है, कितनी दूर से, कोई मतलब नहीं उनको। उनको टेस्ट देगा, टेस्ट पास करेगा तो एडमिशन मिलेगा। लेकिन इसको क्या कर दिया गया? बंद। कौन सी धारा में? धारा 13 के अंदर। इसमें क्या है? अगर किसी ने टेस्ट लिया, अगर किसी ने बच्चे का टेस्ट लिया तो उससे 25,000 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। कितना जुर्माना? 25,000 रुपये का, पहली गलती पर। अगर उसने फर्स्ट टाइम ये गलती की है तो कितना जुर्माना है? 25,000। अगर उसके बाद वो फिर भी नहीं मान रहा, फिर भी टेस्ट ले रहा है, तो जुर्माना 50,000। जितनी वो गलती करेगा हर बार 50,000 रुपये का जुर्माना होगा बाद में। उसके बाद कैपिटेशन फीस, जो रजिस्ट्रेशन फीस के नाम से वसूली जाती थी सरकारी विद्यालयों में भी प्राइवेट में भी, उस पर कर दी रोक। अगर कोई विद्यालय
रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे जो इसके अंतर्गत आ रहे हैं, आरटी 2009 के अंतर्गत जो बच्चे आ रहे हैं इसमें 25% ही आएंगे, है ना। इनसे जो कोई भी विद्यालय कैपिटेशन फीस, रजिस्ट्रेशन के नाम पे कोई फीस लेता है, उस फीस का 10 गुना पैसा वसूला जाएगा। अगर किसी विद्यालय ने 500 रुपये लिए रजिस्ट्रेशन के नाम से, तो उस विद्यालय को कितना चुकाना होगा सरकार को? 5000 रुपये। उसके बाद धारा 14, किसी बालक से जन्म प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र या टीसी भी है इसमें शामिल, इनके किसी भी डॉक्यूमेंट, सीधे सीधे समझे तो किसी भी कागज के अभाव में उसका एडमिशन नहीं रोक सकते। तो इस धारा, इसके अंतर्गत, आरटी के अंतर्गत कोई बच्चा एडमिशन लेने आया है तो सरकारी विद्यालय हो या निजी विद्यालय हो, आयु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र या कोई ऐसा कागज उसके आधार, जो उसके पास अवेलेबल नहीं है, केवल उसी के आधार पर बच्चे का एडमिशन नहीं रोक सकते। कौन सी धारा के अंदर? धारा 14 के अंदर। उसके बाद धारा 15, प्रवेश वर्ष भर चालू रहेंगे। पहले क्या था, 30 सितंबर तक प्रवेश होते थे, उसके बाद एडमिशन बंद हो जाते थे, फिर एडमिशन नहीं ले सकते थे। लेकिन इस आरटी 2009 की धारा 15 में क्या हुआ, जो प्रवेश है वो वर्ष भर चालू रहेंगे। कभी भी आके पेपर से 3 दिन पहले कोई एडमिशन लेना चाहे तो उसको एडमिशन दिया जाएगा। धारा 16, किसी भी बालक को किसी भी कारण से न तो उत्तीर्ण किया जाएगा न विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा। देखो कितने अधिकार मिल गए। धारा 16 में क्या अधिकार मिला है? किसी भी बच्चे को किसी भी कारण से, किसी भी का मतलब कोई भी कारण हो, कोई भी बच्चा हो जो इन विद्यालयों में पढ़ रहा है, उसको न तो फेल किया जा सकता है और न ही उसको विद्यालय से निकाला जा सकता है। ठीक है। उसके बाद धारा 17, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी, नहीं तो 3 साल की सजा। ऐसे जो 16 धारा है ना, इसमें संशोधन हुआ है 2019 में। 2019 में धारा 16 में संशोधन किया है। इस संशोधन में ये नहीं है कि बच्चा फेल कर सकते हैं, अब इसमें ये संशोधन किया है कि कोई बच्चा अगर किसी परीक्षा में किसी कारणवश अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है, उसको फेल नहीं कर सकते हम, तो क्या करेंगे, उसके 2 महीने बाद 2 महीने का समय देकर उसको तैयारी करवा कर उसका एक और एग्जाम लेंगे। अगर वो बच्चा उसमें भी फेल हो जाता है तो क्या होगा, पास हो गया तो अगली कक्षा में, अगर उसमें भी फेल हो जाता है तो जो प्रधानाध्यापक है विद्यालय का, वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार से, समुचित सरकार से विचार विमर्श करेगा कि इस बच्चे को रोका जाए या ना रोका जाए। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है, किसी बच्चे को नहीं रोक सकते। ठीक है। उसके बाद धारा 17, धारा 17 में क्या है, ना तो किसी बालक को शारीरिक ना मानसिक किसी भी रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते, सोटा नहीं दे सकते, बच्चे में मार नहीं लगा सकते, ना मानसिक दबाव बना सकते कि तू कुछ नहीं जानता है, ऐसा है वैसा है ना। अगर कोई ऐसा करता है तो क्या है, 3 माह की सजा। उसके बाद धारा 18, बिना मान्यता विद्यालय संचालन पर रोक। यहाँ तक तो थी बालकों के, जो बालकों के लिए जो सुविधाएं थी वो थी। उसके बाद आ जाती है धारा 18, बिना मान्यता के कोई भी विद्यालय नहीं चला सकता। अगर चलाता है तो जुर्माना कितना है, 1 लाख रुपए का। ये याद रखना, सीधे क्वेश्चन आते फैक्चुअल जुर्माने वगैरह के। कोई विद्यालय अगर बिना मान्यता के चल रहा है तो क्या होगा, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। अगर वो नहीं मानता है, मान गया तो ठीक है, 1 लाख रुपए देकर सुलझ जाएगा। अगर वो नहीं मानता है तो हर दिन के 10,000 रुपए चार्ज करेगी सरकार उससे। तो ये तो बहुत महंगा सौदा पड़ जाएगा ना उसको। उसके बाद धारा 19, धारा 19 में विद्यालय की मान्यता लेने हेतु विद्यालय के मानक बताए हैं कि कोई विद्यालय की मान्यता लेने के लिए विद्यालय की क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। किसी विद्यालय के पास कितनी वो होने चाहिए कमरे, कितना खेल का मैदान होना चाहिए, प्रार्थना का अलग से स्थान होना चाहिए, ये सभी चीजें होनी चाहिए। इनके बारे में कहाँ बताया गया है, धारा 19 में। उसके बाद है धारा 20, धारा 20 में बताया गया है जो विद्यालय के जो मानक हैं, जिन मानकों के आधार पर क्या मिलता है, मान्यता मिलती है, उन मानकों में अगर कोई शिथिलता देनी है, कोई थोड़ी बहुत छूट करनी है या उनको बदलना है तो ये कौन कर सकता है, केंद्र सरकार। राज्य सरकार ये नहीं कर सकती है। उसके बाद है धारा 21,
धारा 21 में क्या है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, SMC। SMC के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। उसके बाद धारा 22 SDP, स्कूल डेवलपमेंट प्लान, विद्यालय विकास योजनाएं। विद्यालय मैनेजमेंट जो समिति है, प्रबंधन समिति है, वो कौन सी में? धारा 21 में। और धारा 22 में विद्यालय विकास योजना। उसके बाद धारा 23 शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, प्रशैक्षणिक योग्यता, ये है धारा 23 में। धारा 23 में क्या है? कोई भी विद्यालय हो, निजी हो या सरकारी हो, उस विद्यालय में कोई भी शिक्षक के लिए क्या क्या योग्यताएं मिनिमम होनी चाहिए, प्रशैक्षणिक भी, शैक्षणिक भी और टेट भी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये तीनों चीजें होनी चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, जैसे 5वीं तक का कोई विद्यालय है, उसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एक टीचर की है 12th क्लास, वो 12वीं क्लास पास होना चाहिए। उसी के साथ 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए शिक्षा शास्त्र में, जैसे हमारे राजस्थान में चलता है BSTC या DLED। उसके साथ ही टेट उत्तीर्ण होना चाहिए। राजस्थान में टेट का क्या नाम है? रीट। ठीक है। उसके बाद धारा 24 शिक्षक के शैक्षिक दायित्व, इसमें आते हैं शिक्षक के जो शैक्षिक दायित्व हैं। शिक्षक के शैक्षिक दायित्व क्या क्या हैं? जो पाठ्यक्रम है वो समय पे पूरा कराएगा शिक्षक, डेली विद्यालय आएगा, हर सप्ताह 45 घंटे व्यतीत करेगा, विद्यालय में कार्य करेगा। उसी के साथ साथ वो अपनी जो वेशभूषा है उसको संभाल के आएगा, जो नैतिक दायित्व हैं उनको निभाएगा। उसी के साथ साथ पेरेंट टीचर मीटिंग में भी भाग लेगा, किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है उसका समाधान करेगा। ये क्या है? शिक्षक के दायित्व। उसके बाद धारा 25, इसमें है पीपुल टीचर रेशियो। पीपुल टीचर रेशियो के बारे में मैंने अनुसूची बताई, उसमें बताया था ना, शिक्षक अनुपात छात्र, 1 से 5 तक कितना बताया था मैंने? 60/2, ये बताया था। 30:1 भी कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं? 30:1। उसके बाद 6 से 8 तक, 6 से 8 तक 35:1। सॉरी, उल्टा लिख गया है। उल्टा लिख गया ये। क्या करते हैं? छात्र दर लिखेगा और शिक्षक दर लिखेगा। ये कैसे कैसे? जो छात्र हैं वो 60 हैं, तो टीचर कितने होने चाहिए? 2। अगर 30 हैं तो 1। उसके बाद जो 6 से 8वीं तक का विद्यालय है उसमें 35:1। 35 छात्र हैं तो कितने टीचर चाहिए? 1। स्लाइड इधर उधर। जो छात्र शिक्षक अनुपात है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद धारा 26, धारा 26 में कोई भी जो विद्यालय है उसमें जो स्वीकृत पद हैं, स्वीकृत पद कहाँ से निर्धारित होंगे? जो छात्रों का और शिक्षकों का अनुपात है उसके अनुसार उसके पद स्वीकृत होंगे। उसके बाद कोई भी विद्यालय 10% से अधिक पद खाली नहीं रख सकता। ठीक है, ये कौन सी धारा में है? धारा 26 में। उसके बाद धारा 27, केवल 3 गैर शैक्षणिक दायित्व हैं शिक्षक के। गैर शैक्षणिक दायित्व क्या हैं? जो शिक्षण के अलावा कोई और कार्य हैं उनको बोला जाता है गैर शैक्षणिक दायित्व। शिक्षण के अलावा कौन कौन से 3 कार्य हैं जिनमें शिक्षक की ड्यूटी लग सकती है?
एक तो जो 10 वर्षीय जो जनसंख्या का जो कार्यक्रम होता है उसमें, उसके बाद आम चुनाव में, उसके बाद आपदा राहत कार्यों में। ये 3 कार्य शिक्षक कर सकता है, उसके अलावा कोई कार्य नहीं करेगा। उसके अलावा केवल शैक्षिक कार्य करेगा कोई टीचर। अच्छा साहब, अब जनसंख्या की जब जनगणना होती है तो उसमें टीचरों की ड्यूटी लगती है ना। उसके बाद आम चुनाव, कहीं भी कोई चुनाव हो रहे होते हैं तो टीचरों की ड्यूटी लगती है। उसके बाद कोविड में आपने बहुत देखा था ना टीचरों की ड्यूटी लगते हुए, तो वो क्या थी, एक आपदा। तो आपदा राहत कार्यों में भी टीचर की ड्यूटी लगती है। इसके अलावा कोई और गैर शैक्षिक कार्य में शिक्षक की ड्यूटी नहीं लग सकती। उसके बाद धारा 28 बहुत ही महत्वपूर्ण है। धारा 28 में क्या है, कोई भी जो सरकारी शिक्षक है, कोई भी जो सरकारी शिक्षक है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं करा सकता, कहीं भी अपने घर पे कहीं बाहर, क्या नहीं करा सकता, प्राइवेट ट्यूशन। कौन सी धारा के अनुसार, 28 के अनुसार। उसके बाद अध्याय 5 पाठ्यचर्या व मूल्यांकन के बारे में बताया गया है। कौन से अध्याय में, 5वें अध्याय में। 5वें अध्याय की जो 29वीं धारा है, धारा 29 में बताया गया है जो पाठ्यचर्या है इसका निर्धारण कौन करेगा, NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये क्या करेगा, पाठ्यचर्या का निर्धारण। इसका निर्धारण, पाठ्यचर्या का। और इसी के साथ ही जो मूल्यांकन है वो कौन सी प्रणाली से होगा, CCE। मैंने आपको जब मूल्यांकन पढ़ाया था उस क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताया था कि CCE क्या है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, सतत व व्यापक मूल्यांकन। इस प्रणाली से क्या होगा, मूल्यांकन। उसी के साथ साथ NCERT क्या करेगा, पाठ्यचर्या का निर्धारण। ये धारा 29 में है। धारा 30 में क्या है, 8वीं तक बोर्ड का कोई एग्जाम पास करना अनिवार्य नहीं है। तो 8वीं तक की जो ये परीक्षाएं आजकल होती हैं ये अनिवार्य नहीं है, ये है वैकल्पिक। कोई बच्चा अगर ये चाहे मैं 8वीं की परीक्षा नहीं देना चाहता तो वो नहीं देगा। ये सुविधा कहाँ दी गई है, RTE 2009 में। उसके साथ ही क्या है, जो आरंभिक शिक्षा है, जो 8वीं तक की, 1 से 8वीं तक की जो शिक्षा है, जैसे ही वो पूरी होगी तो एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। कौन करेगा, DIET। डाइट बताया था मैंने, कब हुई स्थापना, सबसे पहली डाइट की स्थापना कब हुई, 1988 में। किसके अंतर्गत, 1986 की NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अंतर्गत 1988 में क्या हुई, डाइट की स्थापना। डाइट क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन फॉर एजुकेशनल ट्रेनिंग। डाइट क्या करेगा, इनका पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करेगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं साहब अगला अध्याय, 6ठा अध्याय, बालकों के अधिकारों का संरक्षण। जो बालकों को जो अधिकार आगे पहले मिले थे ना कि क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या नहीं कर सकते, उन अधिकारों का संरक्षण कैसे कैसे होगा। जो अधिकार हैं वो सुनिश्चित रूप से जो मिले उन बच्चों को, इस चीज को सुनिश्चित कैसे करेंगे, इसमें बताया गया है अध्याय 6 में, धारा 31 से धारा 34 के अंतर्गत। धारा 31 में क्या है, परिवेक्षक व निरीक्षण। जो ये अधिकार दिए हैं बालकों को, इनका संरक्षण जो भी लोकल बॉडी बनाई थी ना उसके ऊपर, वो इनका समय समय पर निरीक्षण करेंगी और पर्यवेक्षण करेंगी। कौन कौन, प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, उसके बाद वो पंचायत शिक्षा अधिकारी, उसके बाद ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी। जो ये बनाए थे ये क्या करेंगे, पर्यवेक्षण और निरीक्षण करेंगे। उसके बाद इनकी जो शिकायतें आएंगी उनका निवारण करेंगे। क्या करेंगे, शिकायतों का निवारण। कौन सी धारा में, 32। धारा 33 में क्या होगा, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद बनेगी। धारा 33 में क्या बनेगी, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद। कितने सदस्यों की, 15 सदस्यों की। उसके बाद धारा 34 है, धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद, इसमें कितने सदस्य हैं, 15।
अब जो ये 33 नंबर की धारा है, इसका काम है जो केंद्र के जो स्कूल हैं उनमें कोई समस्या है उसका निवारण करना। और जो धारा 34 के अंदर है राज्य सलाहकार परिषद, इसका काम क्या है, राज्य के अंतर्गत जो स्कूल हैं उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो बालकों की जो समस्याएं हैं, बालकों के जो अधिकार मिले हुए हैं, अगर उनका हनन हो रहा है तो क्या करेंगे ये, उसकी जांच। ठीक है। उसके बाद अध्याय 7 अंतिम अध्याय, इसका अंतिम अध्याय क्या कहता है, अंतिम अध्याय में धारा है 35 सबसे पहली। इसमें है जो निर्देश देने की शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास है। अगर आरटीई के अंतर्गत कोई समस्या है, आरटीई के अंतर्गत उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, कोई अर्थ अलग अलग नहीं कर रहे हैं किसी बात के, तो केंद्र सरकार क्या है, कोई भी निर्देश देगी वो मानना पड़ेगा। तो इसमें किसको महत्व दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, है ना, केंद्र की जो सरकार है, जो नरेंद्र मोदी साहब है जिसके। उसके बाद धारा 36 अभियोजन से पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। अगर कोई समस्या है उसका समाधान राज्य स्तर पे करना है तो उस समाधान करने से पहले क्या होगा, केंद्र सरकार के पास जाना पड़ेगा और उसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी, तो ही कर सकते हैं। 35 में कौन निर्देश देगा, केंद्र सरकार। अभियोजन कौन कर रहा है, राज्य सरकार। कौन सी धारा में, 36 धारा में। उसके बाद है धारा 37 सद्भावना से किए गए कार्यक्रम में उन्मुक्ति। कोई भी टीचर, कोई भी लोकल बॉडी या कोई भी विद्यालय का जो मेंबर है, विद्यालय की जो एसएमसी का हो या एसडीपी का हो, कोई भी जो मेंबर है उसने कोई ऐसा कार्य किया जो दंडनीय है, अगर वो कार्य सद्भावना से किया गया है, उसके पीछे की जो इंटेंशन है उस कार्य को करने की वो अच्छी है, तो उसको उन्मुक्ति मिल जाएगी, उसको सजा नहीं दी जाएगी, उसको उन्मुक्त कर दिया जाएगा। उसके बाद है धारा 38 शक्ति राज्यों को आरटीआई 2009 के नियमों को लागू करने की। क्या शक्ति है, जो आरटीई नियम 2011 बने थे ना राजस्थान में, वो इसी धारा के अंतर्गत बने थे, धारा 38 के अंतर्गत। क्योंकि धारा 38 ये अधिकार देती है, ये शक्ति देती है राज्यों को कि जो धारा, जो ये आरटीई 2009 है, इसको अपने नियमों के अनुसार इसके लिए नियम बना सकते हैं, उन नियमों के अंतर्गत इसको क्या कर सकते हैं, लागू। ठीक है। इसी के साथ अपनी क्या होती है, आरटीई समाप्त। ठीक है। नमस्कार।